हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अनबॉक्सिंग विजडम में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूं एसबीआई क्लर्क का जो पिछले साल का रीजनिंग का पेपर आया था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। और ये इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि एसबीआई ने अपने एग्जाम डेट्स बिल्कुल डिक्लेयर कर दिए हैं और आपको पता हो 11 तारीख से आपकी जो एग्जाम्स हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो मैं एक आइडिया दूंगा, उससे एक हेल्प मिलेगी रीजनिंग में, क्योंकि सर मुझे जहां तक समझ में आ रहा है बच्चों, वो रीजनिंग एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट होने वाला है जो आपको सबसे ज्यादा स्कोर कराएगा। क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप पूरे 35 के 35 क्वेश्चंस रीजनिंग के बना के आए और ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगा कि पिछले साल जो क्वेश्चन आए थे वो कैसे थे और उससे एक अजम्पशन लगा सकते हैं आप, उन्हीं टॉपिक पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर सकते हैं आप इस साल के क्वेश्चन पेपर्स में। ठीक है ना? तो चलिए जरा मेरे साथ शुरू करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा क्या लेवल था, किस तरह का पेपर आया था और उससे कहीं ना कहीं मिलता जुलता पेपर इस बार भी आने की उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मेरे साथ बढ़ते हैं इस कहानी में। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सामने मैं ये वीडियोस लेके आता हूं जो कि आपकी काफी हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल स्किप ना करें, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कहीं ना कहीं जो हम मेहनत आपके लिए करते हैं, ठीक है, तो उस पे एक छोटा सा कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है जब आप सब्सक्राइब कर देते हैं, लाइक कर देते हैं। तो बस यही उम्मीद है आपसे, ज्यादा कुछ नहीं। और मैं आपके लिए बिल्कुल इसी तरह से निस्वार्थ भाव से आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊंगा, टॉपिक्स लेके आऊंगा, जो भी एग्जाम्स आप देते हैं उसमें आपकी हेल्प करूंगा। अभी प्रीलिम्स है, मैं मेंस के भी पूरा वीडियोस बनाऊंगा आपको मेंस के रिगार्डिंग। तो अभी फिलहाल आप इसको देखिए और समझने की कोशिश करिए। चलिए बढ़ते हैं मेरे साथ इस कहानी में। सबसे पहले आपके सामने क्या पहला क्वेश्चन आया था वो मैं आपको बताता हूं। अगर आप मेरे चैनल में टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जरूर जुड़िएगा। मैं एक बार आपको लिंक दे दे रहा हूं कि सारे क्वेश्चन की जो पीडीएफ है और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल कराता रहता हूं। ठीक है ना? तो टेलीग्राम चैनल का नाम है रीजनिंग बाय शांतनु सर। ठीक है, इसको आप जाइए, इस पे ज्वाइन कीजिए और जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको वहां देता हूं, साथ ही साथ इस पूरे वीडियो की मैं आपको पीडीएफ या फिर इसका पीपीटी ही मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो जिसको आप आसानी से सॉल्व कर पाए, वहां पे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो पाए आपके लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन जो था मैंने आपको डिस्प्ले पे दिखाया था, आप इसको एक बार जरूर वीडियो को पॉज करिए, इसको क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए जरा देखते हैं इसका आंसर क्या होगा और मिलाइएगा जरा आपका आंसर और मेरा आंसर क्या मैच कर रहा है, क्या आपने सही किया है। टाइम का ध्यान रखना, 20 मिनट्स आपको मिलने हैं। ये 20 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे 35 क्वेश्चन आपको करने की कोशिश करनी है इसमें। ठीक है ना? चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूं। यहां पर 8 लोग हैं जो अलग अलग डेजिग्नेशन से बिलोंग करते हैं बैंक में। उनके नाम में रैंक जो उनकी मैं लिख ले रहा हूं बेटा, और ये रैंक जो है वो हाई टू लो है, मतलब बड़े से छोटे में लिख रहा हूं मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। चेयरमैन सबसे बड़ा बंदा है, उसके बाद सीएफओ, ठीक है, फिर जीएम है, फिर उसके बाद डीजीएम है, उसके बाद एजीएम है, ठीक है, उसके बाद मैनेजर है, फिर जूनियर मैनेजर है और फिर क्लर्क है। ठीक है, क्लर्क है, जूनियर मैनेजर और क्लर्क है। तो इस तरह से इनकी डेजिग्नेशन यहां पे आपको दे दी गई। अब आपको करना क्या है, इन 8 लोगों को, जो कि कौन कौन है बेटा, एच लास्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, देखो, तो इसका मतलब एच अंतिम बंदा होगा और पहला बंदा कौन होगा, ए होगा। तो ए से एच तक की टोटल 8 लोग हैं। ठीक है, जिनको आपको दी गई कंडीशन के हिसाब से अरेंज करना है। चलिए जरा फर्स्ट लाइन से पढ़ते हैं, उसको अरेंज करते हैं जल्दी जल्दी। पजल्स मतलब कि एक लाइन को आपको एक बार ही पढ़ना है। अगर आप गलती से 2 या 3 बार पढ़ते हैं ना, तो आप वहीं पे मान लीजिए कि आप पीछे हो चुके हैं लोगों से। देखिए फर्स्ट लाइन ये है कि 2 लोग ऐसे हैं जो बी से सीनियर है। इसका मतलब ये तय हो गया कि जो बी है वो कहां आएगा, जीएम की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये विजिबल होगा। ठीक है, बी जो है वो जीएम की जगह पे हो जाएगा। मैं इसको येलो से लिख लेता हूं। ठीक है, द क्वेश्चन इज नेक्स्ट लाइन, वन डेजिग्नेशन लाइज बिटवीन बी एंड जी। बी और जी के बीच में केवल एक डेजिग्नेशन होगी बेटा। तो यहाँ पे 2 कंडीशन बनती दिख रही है आपको। ठीक है, 2 कंडीशन कैसे, कि अगर मैं बी को यहां रखता हूं, ठीक है, तो बी और जी मतलब एक छोड़ के जी यहां आ सकता है या फिर एक छोड़कर जी यहां भी आ सकता है। ठीक है, इस डायग्राम में आगे बढ़ते हैं। इसमें जी से जितने लोग क्या है बेटा, सीनियर है, उतने ही सी से जूनियर। तो जी से सीनियर कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 लोग, यही लाइन बोलेगी शायद।
द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू जी, माफ करना, जी से जितने लोग जूनियर हैं, 1 2 और 3 लोग जी से जूनियर हैं, उतने ही सी से सीनियर होंगे। तो इसमें सी यहां आ जाएगा, सी से सीनियर 1 2 3 लोग हैं। इसमें सी फिर हमको मजबूरी में नीचे रखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जी से जूनियर इतने लोग हो जाएंगे तो सी से सीनियर भी इतने लोग हो जाएंगे। ठीक है, ये लाइन होगी हमारी। उसके बाद क्या बोला गया, H इज जस्ट सीनियर टू E, यानी इसको मैं अलग से लिख लेता हूं कि E से जस्ट सीनियर कौन होगा, H हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला गया कि लेकिन ये जो H है वो C से जूनियर होना चाहिए। भाई C से जूनियर है तो जूनियर में कहीं भी वो हो सकता है, जस्ट जूनियर जैसा शब्द नहीं बोला गया। ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला गया कि मोर देन 5 डेजिग्नेशन लाइज बिटवीन H एंड F, या ये तो फिक्स हो गया, मतलब कि H और F के बीच में 4 से ज्यादा लोग होंगे, मतलब 4 नहीं होंगे, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं बताऊं H को यहां करता हूं इस डायग्राम में और E को यहां करता हूं, ठीक है, तो H के बाद 1 2 3 4 ही होंगे F के बीच में, और F को हमको टॉप पे अगर रखना हुआ तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारा H और F की जो पोजीशन है वो और चेंज होगी। सर एक बात तो तय है, वो बात क्या है कि ये डायग्राम कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि देखो C के नीचे कोई आ ही नहीं पाएगा, और जबकि वहां बोला गया है कि C के नीचे H और E होंगे, है ना, तो ये जो कंडीशन थी हमारी ये तो डायरेक्टली कैंसिल होगी। ठीक है, डायरेक्टली यहां पे कैंसिल हो चुकी। ये बेटा G था, ठीक है, डायरेक्टली यहां पे कैंसिल कर देंगे। ये C है और ये G है, ठीक है ना। इसको मैं एक बार अच्छे से मिटा देता हूं। चलिए, अब उसके बाद क्या बोला गया, आगे बढ़ते हैं। तो ये H और C वाली कंडीशन जो है वो कंफर्म मैं कर लेता हूं। इसका मतलब H यहां आ जाएगा और E यहां आ जाएगा, F तो टॉप पे आ जाएगा। आप देख सकते हो कि H और F के बीच में 4 से ज्यादा लोग हैं, तो देखो 1 2 3 4 ये 5 लोग हो जाएंगे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे लाइन क्या बोलेगी इसमें कि जो D है वो A से जूनियर है, इसका मतलब A यहां आ जाएगा और D यहां पे आ जाएगा अपने आप। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। याद रखना है आपको, क्वेश्चन को बस पढ़ते जाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है, क्योंकि वो जो चीज है वो आपको एग्जाम में गलती नहीं करने के लिए मजबूर करेगी। ठीक है, जरा आते हैं पहली लाइन की क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन क्या बोलेगी। इसमें 5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए H से कितने लोग जूनियर हैं। तो अगर इसका डायग्राम मैं यहां बना लूं बेटा ताकि मुझे कंफर्म हो जाए, तो डायग्राम कुछ ऐसा था कि F के बाद A था, A के बाद B, B के बाद C, G के बाद C के बाद G, G के बाद D था हमारा, D के बाद H और E, लास्ट में H था, यहाँ E था। अब क्या पूछा गया, H से जूनियर कितने लोग हैं। तो आप देखो H से जूनियर कौन दिख रहा है, सिर्फ एक दिख रहा है, यानी इसका आंसर आएगा B। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया इसमें कि कौन सा ऐसा है जो इस ग्रुप से अलग है, मतलब 4 एक जैसे हैं, ऑड वन आउट कह सकते हैं, एक जो है वो इनमें सबसे अलग है। जरा देखो वो कौन है। तो A और F अगल बगल दिख रहे हैं आपको, B और A ये भी अगल बगल दिख रहे हैं आपको, H और D यहाँ पे देखो अगल बगल दिख रहे हैं इसमें, G और A ये देखो G और A के बीच में गैप ज्यादा है। इसका मतलब आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4। आगे बोला गया कितने लोग हैं A और D के बीच में। तो देखो A और D के बीच में कितने लोग आ रहे हैं बेटा, तो आप ध्यान से देखो तो 1 2 और 3 लोग आ जा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, A और D के बीच में कितने लोग हो जाएंगे, 3। गलत नहीं होगा आपका अगर आपने पजल सही बनाई है तो। ठीक है, आगे पूछा गया इसमें कि जस्ट सीनियर B से कौन है। भाई B के जस्ट सीनियर में कौन दिख रहा है, तो इसका आंसर आएगा A है जो B से जस्ट सीनियर है। और पूछा गया था इसमें AGM कौन है, तो AGM मैं एक बार पीछे देख लूंगा, यहाँ पे AGM कौन है इसमें, तो आप देखेंगे बेटा AGM जो है वो आपका कौन है, G हो जाएगा। ठीक है, AGM कौन हो जाएगा इसमें, G, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है इसमें, C ऑप्शन दिख रहा है। तो ये 5 नंबर आपके कोई रोक नहीं सकता अगर आप इसको अच्छे से करते हैं। सॉरी, ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, याद रखना कि आपके सामने एक पजल आएगी। ये देखो आपके सामने सिलॉक्स का क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, सिलॉगिज्म की मैंने यहाँ पे काफी कुछ चीजें बताई हैं, तो आप इसको वीडियो देखिएगा। लॉजिकली फॉलो, ये ध्यान रखना कि आपसे क्या पूछा, कभी कभी पूछता है लॉजिकली डज नॉट फॉलो। ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या पूछा है, बाकी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ देखना कौन सा क्या बोला है। ठीक है ना, फॉलोज यहाँ पे दिया भी क्या। अच्छा, अब जरा इसमें क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला, यानी एक बात तो तय है कि आपके एग्जाम में सिलॉगिज्म के आने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आप सिलॉग्स क्या करेंगे बेटा, पढ़ के जाएंगे। सम बनाना आर ऑरेंज, कुछ बनाना जो है वो क्या है, ऑरेंज है। ऑल ऑरेंज आर एप्पल। ठीक है, कि सभी के सभी ऑरेंज जो है वो एप्पल है। तो यहाँ पे देखो पहला कंक्लूजन डायरेक्टली गलत काट दूंगा, क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया बेटा, नॉट आ गया, क्योंकि स्टेटमेंट हमारा कैसा है, पॉजिटिव, और कंक्लूजन अगर नेगेटिव होगा तो देखते ही इसको क्या करना है, आपको गलत काट देना। तो ये गलत हो गया।
ठीक है, नेगेटिव हुआ तो गलत कर देंगे, ये नेगेटिव मैंने बनाया है। ठीक है, आगे बोला गया सम बनाना आर ऑरेंज। यहाँ पे दिख रहा है आपको कि बनाना का कुछ पार्ट किसके अंदर आ गया है, सम ऑरेंज आर बनाना, ऑरेंज का कुछ पार्ट किसके अंदर आ गया, बनाना के अंदर आ गया। तो इसका मतलब हो गया कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका बेटा, ओनली सेकंड फॉलो। ठीक है, केवल दूसरा वाला बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो ओनली अ फ्यू वाला क्वेश्चन आ गया। मैंने ओनली अ फ्यू की प्रॉपर वीडियो बना के अपलोड की हुई है, आप उसको जरूर देखें। ओनली अ फ्यू ईस्ट आर नॉर्थ, तो इसको कैसे बनाएंगे, ई का केवल कुछ पार्ट नॉर्थ के अंदर जाएगा। ओनली फ्यू के लिए डायग्राम बना लेते हैं, नीचे एरो लगा दो ताकि पता चले। फ्यू का मतलब होता है कुछ नॉर्थ जो है वो क्या है, साउथ है, और सभी के सभी जो साउथ है वो क्या है बेटा, वेस्ट है। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन, ऑल ईस्ट बीइंग नॉर्थ इज अ पॉसिबिलिटी। क्या ईस्ट नॉर्थ के साथ पॉसिबिलिटी बनाएगा, तो नहीं बनाएगा। क्यों, क्योंकि याद रखना ओनली अ फ्यू जो है वो जिसके साथ जुड़ा है, यानी ओनली फ्यू किसके साथ जुड़ा है, ई के, और ई किसके साथ जुड़ रहा है बेटा, एन के। तो ये जो ई है वो एन के साथ पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता। कारण भी है क्योंकि ईस्ट का केवल कुछ पार्ट किसके अंदर जाएगा, ईस्ट का केवल कुछ पार्ट नॉर्थ के अंदर जाएगा। तो जब केवल कुछ ही जा सकता है, बाकी तो जाना संभावना है ही नहीं। यहां इसने क्या बोला है कि नहीं पूरे चले जाएंगे, तो आप इसको याद रखना, ये गलत होगा। सिंपल भाषा में कि ओनली अ फ्यू वाले केस में जो एलिमेंट जिससे जुड़ा है, यानी ईस्ट नॉर्थ से जुड़ा है, तो ईस्ट नॉर्थ के साथ पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता, लेकिन नॉर्थ जो है वो ईस्ट के साथ पॉसिबिलिटी बना देगा। इसके बारे में मैंने अच्छी से वीडियो बना के डाली है, आप उसको जरूर देखें। ठीक है, तो पहला वाला रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड कहता है सम ईस्ट आर वेस्ट। देखो ईस्ट का वेस्ट से कोई डायरेक्टली रिलेशन है ही नहीं, तो जब डायरेक्टली रिलेशन नहीं होता तो यहाँ पे अपने आप वो चीजें क्या होंगी, गलत हो जाएगी। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, नीदर वन नॉर टू फॉलो। ना तो पहला और ना ही दूसरा, दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन इसमें क्या बोला गया, फिर से एक ओनली अ फ्यू का क्वेश्चन है। क्या, ओनली अ फ्यू सॉन्ग आर मेलोडी। ओनली अ फ्यू सॉन्ग आर मेलोडी, यहां पे एरो लगा लेते हैं। ओनली अ फ्यू मेलोडी आर फिल्म, ये लो भाई, ये भी बना दिया हमने। और नो फिल्म इज अवार्ड। ठीक है, नो फिल्म इज अवार्ड, लो ये बन गया हमारा क्वेश्चन। अब पहला लाइन क्या, इसमें फर्स्ट लाइन बोली गई कि ऑल सॉन्ग बीइंग फिल्म। क्या ये सॉन्ग इस फिल्म से पॉसिबिलिटी बनाएगा, तो देखो सॉन्ग इस मेलोडी से नहीं बना सकता, मेलोडी इस फिल्म से नहीं बना सकता, लेकिन सॉन्ग का तो मेलोडी से कुछ बोला ही नहीं गया, और जब कुछ बोला नहीं गया तो उनकी सर्टेनिटी गलत होगी, पॉसिबिलिटी सारी क्या होगी बेटा, सही हो जाएगी। तो पहला वाला बिल्कुल क्या है, सही होगा। ठीक है, अगर बोलूं मैं कि क्या ये मेलोडी सॉन्ग से बना लेगा, तो बिल्कुल बना लेगा। क्या ये फिल्म जो है मेलोडी से बना लेगा, बिल्कुल बना लेगा, लेकिन मेलोडी फिल्म से नहीं बना सकता, सॉन्ग मेलोडी से पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता। ठीक है ना, सम मेलोडी आर नॉट अवार्ड। तो आप देखो मेलोडी का ये वाला पार्ट जो किसके अंदर आ गया, फिल्म के अंदर आ रहा, क्योंकि हमको पता है कि पूरा का पूरा फिल्म जो है वो अवार्ड नहीं है। तो अगर पूरा फिल्म अवार्ड नहीं है तो फिल्म के अंदर का ये जो पार्ट होगा मेलोडी वाला, वो भी तो अवार्ड नहीं होगा ना। तो इसका मतलब ये बात भी क्या होगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, बोथ फॉलो, दोनों के दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, तो सिलोगिज्म से यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार, तो हो सकता है इस बार भी 2-3 क्वेश्चन पूछ दे, हो सकता है 5 के 5 पूछ दे। तो सिलोगिज्म आपको पढ़ के चलना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे बेटा नेक्स्ट कहानी पे। नेक्स्ट कहानी जो है वो, इसको हम लोग कहते हैं चाइनीज कोडिंग। ठीक है, इसको क्या कहते हैं बेटा, चाइनीज कोडिंग, या फिर इसको हम सेंटेंस कोडिंग कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सेंटेंस कोडिंग भी आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपके 5 क्वेश्चन बनेंगे। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या बन सकता है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया इसमें कि बताइए कि बोथ का कोड क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले बोथ का कोड आपसे पूछा गया, तो आप चलिए चेक करिए बोथ यहाँ पे कहां कहां दिखाई दे रहा। फर्स्ट वाले में बोथ नहीं दिखाई दे रहा, सेकंड वाले में आपको बोथ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है। इसका मतलब अगर बोथ जो है वो सिर्फ सेकंड में है, तो इसका जो कोड होगा वो भी सिर्फ कहां पे आ जाएगा बेटा, सेकंड में आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखो इनमें से कौन सा ऐसा कोड है जो सिर्फ सेकंड में। तो एम्प्टी आपको कहीं दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका आंसर एम्प्टी हो सकता है। OX ऊपर दिखाई दे रहा नहीं होगा, SQ नीचे दिखाई दे रहा नहीं होगा, OT ऊपर दिखाई दे रहा नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, MT। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लगा देंगे MT, जो कि ऑप्शन में अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, हाउस का कोड आपसे पूछा गया बेटा, हाउस का कोड आपसे पूछा गया। चलिए देखते हैं हाउस का कोड इसमें क्या है ना। इसमें मैं इसको मिटा देता हूं पूरा। हाउस का कोड आपसे पूछा गया, तो पहले देखो हाउस कहां कहां दिखाई दे रहा है। तो देखो बेटा हाउस मुझे फर्स्ट में दिखाई दे रहा है, हाउस सेकंड में नहीं है, हाउस थर्ड में है, हाउस थर्ड में दिखाई दे रहा है, और कहीं दिखाई दे रहा है नहीं। तो फर्स्ट और थर्ड में कौन सा कोड जो कॉमन है,
OL है क्या? हाँ जी OL है। OL और कहीं तो नहीं है? नहीं, इसका मतलब OL हो सकता है। GP नीचे दिख रहा है सर, GP हमको नीचे दिख रहा है, GP और कहीं दिख रहा है क्या? नहीं, इसका मतलब GP भी हो सकता है। ठीक है। OX इसमें नहीं है, OT इसमें नहीं है। इसका मतलब क्या आंसर होगा इसका? या तो OL या फिर GP, इनमें से कोई एक हो जाएगा, या तो OL या GP, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा लगाएगा इसमें? डी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि OL और GP एक साथ हम नहीं लगा सकते, ईदर और में जाएगा, या तो ये या तो फिर ये। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि NK इज स्टैंड फॉर, NK किसका कोड दिया गया? ठीक है, लेट्स सी NK किसका कोड दिया गया। तो ढूंढो NK कहां दिख रहा है आपको? तो NK विल बी यहां है, और कहीं दिख रहा क्या? नहीं। अगर NK यहां है तो ये कोड ऑब्वियस सी बात है इसी में से किसी से निकल के आया होगा। तो मेक क्या कहीं इसमें दिखाई दे रहा है? अगर NK थर्ड में है केवल, तो जो इसका वर्ड होगा वो भी थर्ड में होगा। तो मेक कहीं दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा। तो हो सकता है इसका कोड क्या हो? ये किसका कोड हो? मेक का। मेक के अलावा लोकेटेड कहीं दिख रहा क्या? लोकेटेड यहां दिख रहा, ये नहीं होगा। हाउस नहीं होगा। व्यू कहीं और दिख रहा, व्यू बेटा नीचे दिखाई दे रहा, ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब कि जो NK है वो कोड किसका है? मेक का कोड है, जो कि हमको ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आते हैं किसके? बोथ हाउस। देखो अभी बोथ का तुमने निकाला हुआ है, बोथ का सबसे ऊपर देखो निकाला हुआ है क्या? एम्प्टी, और हाउस के दो कोड है बेटा, या तो OL या फिर GP। अब देखो ऑप्शन से मिला लेते हैं। तो एम्प्टी इसमें दिख रहा है, एम्प्टी के साथ यहां पे क्या दिख रहा है? एम्प्टी के साथ यहां पे क्या दिख रहा है बेटा? GP। ठीक है, उसके अलावा एक चीज ध्यान रखना, पहले बोथ बोला गया है, तो जो बोथ का कोड होगा वो सबसे पहले आपका सबसे शुरू में आएगा। ठीक है, या नहीं भी आएगा, देख लेते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं, एक बार जरा और चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसके अलावा देखो एम्प्टी के साथ NK ये हो नहीं सकता, ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि OL या GP में से आएगा, ये भी नहीं हो सकता। अब यहां पर OX भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि इसका आंसर कौन सा लगाएंगे? फर्स्ट। अच्छा, मैं क्या कहना चाह रहा था इसमें, ये कहना चाह रहा था कि जरूरी नहीं है कि बोथ अगर फर्स्ट में हो तो फर्स्ट वाला ही उसका कोड हो, ये शफल करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि वहां पे जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें आंसर सारे शफल करके ही लिखे गए थे, इधर उधर लिखे गए थे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या लगाएंगे बेटा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे इसमें बतानी है कि आपको ये क्वेश्चन पढ़ के जाना। ठीक है, चलिए एक छोटी सी सिटिंग अरेंजमेंट आपको दी गई थी पिछले साल, तो हो सकता है इस बार भी क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से आपको दे दे, तो पढ़ के चलना है इसको बेटा। क्वेश्चन था एक सर्कल के चारों तरफ कितने लोग बैठे हैं? 8 लोग बैठे हैं। तो 8 का डायग्राम हम ऐसे बना देते हैं बेटा, 8 लोग बैठे हैं। ठीक है, सेंटर देख रहे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया हो, अगर आपने पढ़ा होगा या आप जानते होंगे तो, कि कभी भी क्वेश्चन अगर सेंटर फेसिंग से बन के आता है ना, सेंटर फेसिंग से, कि अगर सभी लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं तो हमेशा नीचे से बिठाते हैं, और अगर सभी बाहर देख रहे हैं तो कहां से बिठाते हैं? ऊपर से। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, जरा फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं कि जो B इज थर्ड राइट ऑफ A। तो पहले मैं किसको बना देता हूं? A को। A के राइट थर्ड में B है, तो 1 2 3 यहां पे B आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला गया? 1 पर्सन ओनली बिटवीन B एंड D। B और D के बीच में एक लोग है, तो B अगर यहां है तो एक छोड़ दूं मैं, अगर एक छोड़ के D के देखो बनाने की 2 पोजीशंस दिख रही मुझे। अगर मैं D को यहां रखता हूं एक कंडीशन, और एक यहां भी D आ सकता है, तो एक और छोटा सा डायग्राम इधर भी बना लीजिए जिसमें आप इसको अरेंज कर पाए। तो B और D हमने यहां बना दिया। ठीक है, फिर क्या बोलता है कि जो E है वो C के सामने देख रहा है, या E और C आमने सामने बैठे हैं। चलो भाई इसको मैं अलग से लिख लेता हूं कि E और C आमने सामने बैठे हैं। अब ये देखो C हु मतलब किसकी बात हो रही है? C की, यानी जो C है वो किसी भी कीमत पे B का नेबर नहीं है। अब जरा देखो इस डायग्राम में C यहां नहीं आ सकता, C यहां नहीं आ सकता, C यहां आएगा नहीं क्योंकि C के सामने E होना चाहिए। C यहां आ नहीं सकता, C यहां आएगा नहीं, इसका मतलब C यहां हो जाएगा, और C के जस्ट सामने कौन हो गया? E। ठीक है, देखो इसमें देखो C यहां नहीं आ सकता, C यहां नहीं आ सकता, यहां आएगा नहीं, यहां आएगा नहीं, यहां C नहीं आ सकता, यहां भी C नहीं आ सकता क्योंकि उसके सामने E नहीं आएगा। तो इसका मतलब C इसमें भी यहां आएगा, और यहां कौन आ जाएगा? E हो जाएगा। ठीक है, आगे बोला गया G जो है वो F के लेफ्ट थर्ड में, F के लेफ्ट थर्ड में कौन होगा? G होगा। ठीक है, और आगे क्या बोला गया कि A इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ F, यानी कि F यहां नहीं आ सकता, F यहां नहीं आ सकता, तो F की जगह यहां फिक्स हो गई, और F यहां है तो उसका लेफ्ट ये हो जाएगा, जिसके लेफ्ट में थर्ड पे यहां कौन आ जाएगा? G। इसमें देखो F यहां नहीं आएगा, F यहां मैं अगर रखता हूं यहां पे, तो 1 2 3 पे G नहीं आ सकता, यहां रखूंगा तो भी G नहीं आ सकता, तो ये डायग्राम पूरा गलत हो जाएगा।
ठीक है, ये डायग्राम बिल्कुल सही चल रहा है। इसमें एक नाम बच गया, कौन सा बेटा, एच बच गया। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। ठीक है ना, जल्दी से जल्दी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अपना आंसर्स क्लियर करेंगे। जरा देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। 2 3 4 क्वेश्चन जरूर पूछे गए होंगे। अब अगर बात करें 2 3 4 क्वेश्चन की, कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। जरा सा एक बार मैं डायग्राम यहीं बना लेता हूं, ताकि क्या होगा ना, क्वेश्चन करने में मेरे लिए आसानी हो जाएगी। और डायग्राम कुछ ऐसा था बेटा, यहाँ एफ था, यहाँ बी था, यहाँ पे तुम्हारा ई था, उसके बाद यहाँ पे जी था, और जी के बाद यहाँ पे ए था, ए, ठीक है, वेर इज, एक सेकंड रुकेगा, यहाँ पे ए था, यहाँ एच था, यहाँ पे सी था, और यहाँ पे कौन था बेटा, यहाँ पे डी था। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा गया कि सी के जस्ट लेफ्ट में कौन है, तो जरा बताओ सी के जस्ट लेफ्ट में कौन है यार, आंसर आएगा डी। तुरंत बाएं, जल्दी से सॉल्व करना है। इसमें ए के ठीक ऑपोजिट कौन बैठा हुआ है, तो ए के ठीक ऑपोजिट बैठा हुआ है एफ। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा एफ। क्या पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स टू द ऑपोजिट ऑफ ए, ए के ठीक ऑपोजिट में कौन बैठा हुआ है। ठीक है, ए के ठीक ऑपोजिट में कौन बैठा हुआ है बेटा, तो आंसर आएगा इसका सी, ऑप्शन नंबर एफ। फिर क्या बोला गया इसमें, हाउ मेनी पर्सन्स बिटवीन एच एंड जी, एच और जी के बीच में कितने लोग हैं अगर जी के बाईं तरफ से काउंट करें तो। ठीक है, तो बेटा जी के बाईं की तरफ से अगर मैं काउंट करता हूं, ये देखो जी के लेफ्ट यानी कि इधर से काउंट करता हूं, तो एफ, जी और किसके बीच में पूछा गया, एच के, तो कितने लोग हो जाएंगे जी और एच के बीच में, एक लोग हो जाएंगे। आंसर आएगा इसका 1, सिर्फ एक लोग हैं। ठीक है, जी और एच के बीच में कितने लोग हो जाएंगे, एक लोग हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगर इस पूरी सीरीज में, इस पूरे सर्कल में, इनको हम ए से शुरू करके बाईं तरफ घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज बोला गया इसमें। ठीक है ना, क्लॉकवाइज यानी घड़ी कैसे चलती है बेटा, ऐसे चलती है, ए से शुरू करके कहां तक पूरा लिखते चले जाए। तो पहले एक काम करो, लिख लो, मैं लिख लेता हूं। यहाँ पे ये देखो ए है, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी, यहाँ पे एफ की जगह पे हो जाएगा ई, एफ जी एच। ठीक है, ऐसा लिख लिया हमने। फिर क्या बोलता है कि कितने ऐसे पोजीशंस हैं जिनकी क्या होगा, पोजीशन अनचेंज होंगी, लेकिन ए को छोड़कर कितने ऐसे लेटर हैं जिनकी पोजीशंस बदली नहीं है। तो एक तो तुम्हारा सी दिख रहा है और एक तो तुम्हारा कौन दिख रहा है, डी। केवल 2 ऐसे लेटर हैं जिनकी पोजीशंस में कोई चेंजेस नहीं आए। तो इसका आंसर क्या लगाओगे आप, ऑप्शन नंबर डी लगा दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें कि बी और एच के बीच में कितने लोग हैं। बी और एच की कहानी क्या बन रही है, देखो बी और एच आमने सामने है, इसका मतलब कि 4 टू द लेफ्ट भी हो जाएगा और 4 टू द राइट भी हो जाएगा। इसका मतलब दोनों सही है, ए और बी। तो हम कौन सा आंसर लगाएंगे इसमें, ऑप्शन नंबर ई लगा देंगे, जो कि है बोथ ए एंड बी। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करना था, बिल्कुल यही प्रोसेस है, इसी तरह से आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा बेटा, लाइक जरूर करते चलना, सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लेना। अगला क्वेश्चन डायरेक्शन डिस्टेंस से आएगा, मतलब ये है कि आपको डायरेक्शन पढ़ के जाना है। ठीक है, इस बार भी डायरेक्शन आपको पढ़ के जाना है, और याद रखिएगा कि डायरेक्शंस आपके एग्जाम में मिलने वाला है। फर्स्ट लाइन से शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट लाइन क्या बोलेगी, ई जो है वो डी के कहां पे बेटा, नॉर्थ में है। डी के नॉर्थ में ई है, तो ये देखो डी कर दिया हमने, डी के नॉर्थ में। काम करता हूं मैं इसको यहां बनाता हूं, क्वेश्चन पे बनाता हूं, ताकि मेरे लिए क्वेश्चन करना थोड़ा आसान हो जाए बेटा। ठीक है, यहां पे मैं बना देता हूं ऐसे, डी के नॉर्थ में ई है। ठीक है, डी के जो नॉर्थ में ई हो गया, या जगह यहां नहीं दिख रही, मैं वहीं बना देता हूं, बार बार देखना पड़ेगा, थोड़ा सा दिक्कत होगी, फिर भी ठीक है। डी के नॉर्थ में जो है, सॉरी, ठीक है, डी के जो नॉर्थ है, डी के नॉर्थ में कौन हो जाएगा, ई। डिस्टेंस कितनी बेटा है, 15 है। ठीक है, ये नॉर्थ है। फिर क्या बोला गया, एफ जो है वो सी के नॉर्थ में, छोड़ो उस लाइन को क्योंकि नहीं पता हमको। ए जो है वो एफ से रिलेट कर रहा है, ये भी नहीं पता अभी कहां है। पी जो है वो ए से रिलेट कर रहा है, नहीं पता। लास्ट लाइन बोलेगी ई जो है वो पी के ईस्ट में, तो ये देखो ये लाइन हमारी बन जाएगी, पी के ईस्ट में कौन हो जाएगा, ये ई हो जाएगा 20 मीटर पे। और जैसे ही पी आया फिर अब ये लाइन बन जाएगी, पी जो है वो ए के साउथ में है, तो ए यहां आ जाएगा, ए के साउथ में पी कितने पे आ जाएगा बेटा, 25 पे। अब एक स्टेप और ऊपर चलते हैं, क्या कि जो ए है वो 35 मीटर ईस्ट है एफ के, तो एफ यहां आ जाएगा ईस्ट में। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपको पता होना चाहिए बेटा कहां पे। ठीक है, एफ के ईस्ट में कौन आ जाएगा, ए 35 पे। और उसके बाद चलते हैं और ऊपर, तो एफ जो है वो 20 मीटर नॉर्थ में है सी से, इसका मतलब सी कहीं यहां आ जाएगा, सी यहां आ जाएगा, कितने पे बेटा, 20। ठीक है, यानी इसका मतलब यहां पे भी गैप कितने का है, 5 का गैप है।
ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हमारा बन चुका है। अब जरा बढ़ते हैं आगे। क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया? इसमें पूछा गया कि बताओ कि f जो है वो p से किधर है, f p के रिस्पेक्ट में किधर। देखो f यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, f यहां पे और p यहां पे, तो p के रिस्पेक्ट में दिशा कौन सी आ जाएगी? देखो जरा, ये दिशा आपकी आ जाएगी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो कहां पे आएगा बेटा? नॉर्थ वेस्ट में। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? नॉर्थ वेस्ट विल बी द राइट आंसर। तो आंसर आएगा नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन नंबर कौन सा? पहला हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इनमें से 4 में से 3 एक जैसे हैं, सॉरी 5 में से 4 एक जैसे हैं, कोई एक है जो इनमें सबसे अलग है। CP AE AC, मैं इसको बनाता हूं जरा यहाँ पे, ठीक है, यहां लिख लेता हूं मैं, ठीक है, इसको जरा सा मैं मिटा दूं एक बार। CP AE AC, यहां पे इसको मैं मिटाऊंगा थोड़ा सा जो रेड, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर अगला इसमें बनने में दिक्कत ना हो, हॉच पॉच ना हो थोड़ा सा, ठीक है ना। यहां पे ऐसे मैं करता हूं, यहां देखो लिखता हूं CP AE AC, और क्या था बेटा? PDFE, ठीक है, PDFE, सॉरी PDFE, बस चेक कर लो। CP कुछ देखो डायगोनल मैंने कहां पे आ रहा है? नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। CP बोला गया, सॉरी माफ करिएगा, CP बोला गया, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, C से P अगर जाते हैं तो कहां पे आ रहा है? साउथ वेस्ट में आ रहा है। P जो है वो C के साउथ वेस्ट में। A से E जाते हैं तो भी साउथ वेस्ट आता है, ठीक है, सही है। A से C की तरफ जाऊंगा तो ये देखो A से C जा रहा हूं तो कहां पे आ रहा है? साउथ ये वेस्ट नहीं बेटा, साउथ ईस्ट इसको बोलेंगे, मैं गलत बोल रहा हूं, साउथ ईस्ट है ये, ठीक है, दक्षिण पूर्व। और ये कहां पे आ रहा है? साउथ वेस्ट में आ रहा है। इसका मतलब आंसर क्या आएगा इसका? AC, क्योंकि बाकी जो 2 हैं वो साउथ ईस्ट में आ रहा है, ये साउथ वेस्ट में आ रहा है, और इसके बाद ये जो बचे ये भी साउथ ईस्ट में ही आएंगे, ठीक है। तो आगे चेक करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आंसर इसका आएगा क्या? AC, क्योंकि यही एक ऐसा पेयर है जो साउथ वेस्ट में आ रहा है और बाकी सारे कहां पे आ रहे हैं? साउथ ईस्ट में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोला गया कि अगर x जो है वो C से 20 मीटर साउथ में है तो x और D की डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है। इसको मैं बनाऊं, अगर देखो x जो है वो C से कहां पे है बेटा? 20 मीटर साउथ में, तो ये देखो ये डिस्टेंस कितनी? 5, उसके बाद 15, यानी D के ठीक सामने x आ गया, ये 15 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अगर 15 है ये भी कितना होगा? पूरा 15 हो जाएगा, तो ये D और x आमने सामने हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये 5 है, तो पूछा क्या गया कि x और D की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी पूछी गई, तो ये देखो आपको पता होगा, ये अगर 20 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 20, और ये देखो ये पूरा ऊपर यहां से कितना है? 35 है, ये भी कितना हो जाएगा? 35। तो 35 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 20 कितना हो जाएगा बेटा? 55 मीटर। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 55 मीटर। समझ में आया क्या? 55 मीटर, ऑप्शन नंबर कौन सा? C लगा दोगे आप। समझ में आई बात आपको? 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे डायरेक्शन डिस्टेंस से, तो उम्मीद करता हूं कि डायरेक्शन डिस्टेंस आपके एग्जाम में आएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट की जो लिस्ट होती है उनमें सबसे ऊपर रखा जाता है ये वाला टॉपिक। इसकी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना के भी डाली है, तो आप इसको जरूर देखिएगा, ठीक है, जरूर देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया? ये न्यूमेरिकल सीरीज है, नंबर सीरीज कह सकते हैं बेटा इसको, ठीक है, ये नंबर सीरीज है तो इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया। व्हाट इज द सम ऑफ थर्ड डिजिट ऑफ सेकंड लेटर फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। तो लेफ्ट से सेकंड कौन सा आपका नंबर है बेटा? ये है। इसका थर्ड डिजिट कौन सी है? 7, ठीक है, थर्ड डिजिट जो है वो 7 है, लिख लिया। एंड सेकंड डिजिट ऑफ थर्ड नंबर फ्रॉम राइट, तो राइट से थर्ड कौन होगा बेटा? 1, 2 और ये 3। इसका कौन सा डिजिट बेटा? सेकंड डिजिट, यानी कि 8। इनका सम पूछा गया, तो कितना आ जाएगा आंसर बेटा इसका? इसका आंसर आ जाएगा आपका 8 और 7 15, 15 आ जाएगा, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जो कि थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं, कई लोग गलती भी यही कर देते हैं, ध्यान से लाइन को नहीं पढ़ते हैं, तो ठीक है। तो इसका आंसर 15 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको पढ़ के जाएंगे। उसके बाद अगर बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फर्स्ट एंड थर्ड, मैं इसको मिटाऊंगा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रुक जाइए, कि अगर फर्स्ट और थर्ड को ना इंटरचेंज कर दे, ठीक है, फर्स्ट थर्ड को आपस में इंटरचेंज कर दो यार जल्दी से। फर्स्ट थर्ड को इंटरचेंज कर दें तो ये देखो यहां आ जाएगा 5 2 6, यहां पे 7 4 2 7 2 4, यहां पे 9 81, यहां पे 8 52 और 9 64।
ठीक है। ऐसा करने पे हाईएस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है, तो देखो आप हाईएस्ट नंबर आपको कौन सा दिख रहा है बेटा, 981, और 981 आंसर में नहीं है, लेकिन 981 किससे मिलके आया बेटा, 189 से आया, तो इसका आंसर क्या लगा हो गया 189, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। समझ में आया, लैंग्वेज का पूरा खेल है। अगर आप लैंग्वेज समझते हैं तो आपको बनेगा, नहीं समझते हैं तो आपको नहीं बनेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेट करके बोला गया, काफी इंपॉर्टेंट बेटा, इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन तो मान के चलो आपके एग्जाम में इससे आएंगे इस बार भी, ठीक है, तो पढ़ के जाना। इफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिजिट बोला, डिजिट मतलब ये पर्टिकुलर ये अंक होता है, और नंबर्स बोलेगा तो सबको लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो डिजिट को हम क्या करेंगे, बड़े से छोटे में अरेंज कर देंगे, ठीक है, लेफ्ट से राइट। लोग कर देते हैं, तो सबसे बड़ा कौन सा आएगा 6, इसके बाद 5, इसके बाद 2, इसमें देखो 7 फिर 4 फिर 2, इसमें देखो 981, इसमें देखो 852 और इसमें 964, बड़े से छोटे में इसको हमने अरेंज कर दिया, ठीक है। तो सबसे छोटी नंबर्स कौन, सबसे छोटी संख्या जो बनेगी वो कौन से बन के आ जाएगी, सबसे छोटी संख्या तो जो कि बन के आ रही है हमारी 652। इसके पहले सबसे बड़ा पूछा था, अभी पूछा है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा 653 जो कि बन के आया 625 से, तो हमारा आंसर क्या लगेगा इसका, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड सेकंड लोएस्ट नंबर, ठीक है, पूछा गया है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड डिजिट ऑफ सेकंड लोएस्ट नंबर, ठीक है। अब जरा देखो, इसको मैं अगर हटाऊं, बहुत ध्यान से देखना, यहां पर इसको समझने की कोशिश करना, ये मैं यहां से हटाता हूं थोड़ा सा, ठीक है। अब आपसे क्या बोला गया, व्हाट इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब होता है गुणा करना, ठीक है, मल्टीप्लाई, थर्ड डिजिट ऑफ सेकंड लोवेस्ट नंबर। अब देखो सेकंड लोवेस्ट कौन है, सबसे लोवेस्ट ये है, उसके बाद कौन है बेटा तुम्हारा ये। अब सेकंड लोवेस्ट नंबर का थर्ड डिजिट कौन है, 8 है, और फर्स्ट डिजिट ऑफ सेकंड हाईएस्ट नंबर, सेकंड हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट कौन है, ये है, और उसके बाद सेकंड पे कौन है, ये। इसका कौन सा डिजिट बेटा, फर्स्ट डिजिट, यानी कि 4, इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा बेटा, 8 4 जा 32। अब 32 हमारे ऑप्शन में देखो दिख रहा है, तो आंसर क्या लगाएंगे इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, 32 इज द राइट आंसर। समझ लेना कैसे क्वेश्चन को करना है, किस तरह से क्वेश्चन को लेके चलना है, तो आपको बस ऐसे ही लेके चलना है, करना है। देखो एक और क्वेश्चन इससे पूछा गया है, 5 क्वेश्चन मैंने बोला था और 5 क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया। इफ 2 इज सबट्रैक्ट फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर, ठीक है, यदि प्रत्येक अंक में से, ठीक है। अब देखो यहां ध्यान समझना, प्रत्येक संख्या बोला गया, प्रत्येक संख्या बोला गया है, उन प्रत्येक संख्या में से अगर हम 2 घटा दें, तो उसमें से 2 घटा दो क्या आएगा, 623 हो जाएगा, ये हो जाएगा 425, ये होगा 187, ये 256 और 467, सब में 2 हमने घटा दिया, तो क्या बनना, ऐसे बोला कितनी जो संख्याएं बन के आएंगी वो ऑड होंगी, विषम होंगी, ठीक है। याद रखना विषम संख्या इसमें कितनी आ रही, तो एक ये आ रही, 1 2 3 और 4 बन के आ रही, यानी कि मोर देन 3 बन के आ रही है इसमें, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब ध्यान रखना यहां पे क्या बोला गया, संख्या, हिंदी में और इंग्लिश में क्या बोला गया, नंबर्स। नंबर्स मतलब ये तीनों नंबर्स हैं, लेकिन अगर डिजिट बोलता तो हम क्या करते, फिर इंडिविजुअली सब में से 2 घटाते, इन सब में 2 घटाते। समझ में आई बात आपको, तो इस चीज का खासा ख्याल रखिएगा। 5 क्वेश्चन इसके आपके तय हैं, आने ही आने वाले, ठीक है। चलिए एक ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी देखो आपका अल्फाबेटिकल सीरीज से आएगा, तो मान के चलो अल्फाबेटिकल सीरीज से 6वां क्वेश्चन है। आप इंपॉर्टेंट देखो, इस टॉपिक की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोला गया है कि एक नंबर है 6459032887, इसमें क्या बोला गया है कि सारे के सारे जो नंबर्स हैं, नंबर्स मतलब यहाँ पे डिजिट से लेके चलेंगे, इनको अगर हम लेफ्ट से राइट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, तो कर देते हैं यार, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े, 6459032 8 और 7। अब ध्यान रखिएगा, ऐसा करने के बाद से कितने ऐसे डिजिट्स हैं जो अपनी पोजीशन पे एज इट इज रहेंगे, तो चलो कर देते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा कौन है, 0 ही दिखेगा, 0 के बाद कौन आएगा बेटा, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। ऐसा हमने किया, तो हमको कितने ऐसे नंबर हैं जो दिख रहे हैं जिनकी पोजीशंस में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो एक तो देखो 8 है, और कोई दिख रहा है बेटा, और कोई नंबर ऐसा जिनकी पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो आप देखोगे
और कोई नहीं दिख रहा, तो इसलिए इसका आंसर क्या लगाओगे आप? सी ऑप्शन लगा दोगे। सी ऑप्शन का मतलब कि 8 इज द राइट आंसर। समझ में आएगा तो आपको? तो ये कम से कम 6वां क्वेश्चन है इस टॉपिक से, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। लीजिए 7वां क्वेश्चन अल्फाबेटिकल सीरीज से आ गया, जो पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। 7वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट इस टॉपिक की कितनी ज्यादा होगी। 7वां क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल सीरीज बेटा आपको पढ़ के जाना है, ध्यान रखिएगा, अल्फाबेटिकल सीरीज आपको पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है ना। देखते हैं अब क्या बोला गया। इनहेरिटेंस जो वर्ड है, ठीक है, इसका थर्ड लेटर उठाओ, कौन सा दिख रहा? थर्ड लेटर हमको एच मिल गया। उसके बाद सॉरी इसमें क्वेश्चन मैंने नहीं ध्यान दिया, यहां पे क्वेश्चन ऊपर है फर्स्ट थर्ड ऐसे बोला गया, तो आई फर्स्ट है, थर्ड एच है, फिफ्थ कौन है बेटा? आर है, और 11th कौन है? आर, ठीक है। 11th कौन है? गिनो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ई इज द लास्ट लेटर, ये आ गया। अब क्या बोला गया है कि अगर कोई एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है, समझिएगा, अगर कोई एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है, ठीक है, तो क्या क्वेश्चन बोला गया है? एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है तो उस एक मीनिंगफुल वर्ड का लेफ्ट से थर्ड लेटर कौन सा होगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि अगर एक से ज्यादा वर्ड बनते हैं तो आपका आंसर डायरेक्टली वाई हो जाएगा, और अगर कोई वर्ड नहीं बनता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जेड। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहां पे थोड़ी इंग्लिश के आपको ध्यान देना होगा। तो अब देखो इन चारों से मिलकर ध्यान रखना, ऐसा वर्ड बनाओ इंग्लिश का मीनिंगफुल जिसमें ये चारों हो। तो देखो मुझे जहां तक एक तो दिख रहा है, इनसे मिलकर बनने वाला पहला वर्ड जो है, ठीक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं, इनसे मिलकर बनने वाला पहला लेटर जो मुझे दिख रहा है वो तो दिख रहा है बेटा कौन सा? हायर, ठीक है, हायर, HIRE, ठीक है, हायर एक बन रहा। क्या और कोई बन रहा हायर के अलावा? अगर मान लो सिर्फ हायर बनता एक, तो इसका राइट से थर्ड लेटर हमको आई आ जाता, देखो ऑप्शन में आई दिख रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से एक और शब्द बन के दिख रहा है, वो शब्द है HEIR, हेयर कहते हैं इसको, हेयर। हेयर इसका मतलब क्या होता है बेटा? हेयर का जो मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं वारिस, है तो ना। आपने काफी सुना होगा इस शब्द के बारे में कि इस जायदाद का इकलौता वारिस मैं ही हूं, ठीक है। तो हेयर मीन्स होता है वारिस, और हायर तो आपको पता है। तो दो वर्ड बन के आ रहे हैं, तो उसने क्या बोला कि अगर एक से ज्यादा वर्ड बनते हैं तो आपका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए वाला। तो आंसर आएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज वाई, क्योंकि एक से ज्यादा वर्ड बन रहे हैं। अब गलती से किसी ने हायर सोचा और कोई नहीं मिलेगा तो उसने क्या लगा दिया होगा? थर्ड, तो वो गलत हो जाएगा उसका। और एक टिपिकल और कह सकते हैं टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं बेटा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन एक तरह से छोटी सी पजल ही है, ठीक है, मैं इसको बना के दिखाता हूं। अगला क्वेश्चन में छोटी सी पजल है, तो देखा जाए पजल अगर हम देखें तो 3 हमारी दिखती दिख रही है, इसमें 3 इसमें बनती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। 8 लोग हैं जो कि अलग अलग प्रोडक्ट खरीदते हैं एक के बाद एक, ठीक है ना। अब उनका ऑर्डर ऐसा जरूरी नहीं कि यही है, कौन किस ऑर्डर पे वही हमको अरेंज करना है। क्या बोला गया? केवल 2 बंदे हैं जो F से ज्यादा टॉप पे आते हैं। इसका मतलब ये हो गया 8 लोग हैं ना, ये देखो अगर मैं बनाऊं इसको, 8 लोग हैं तो इसको कैसे बना लेते हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7, जितने लोग बोले उससे कम। अब क्या बोला गया इसमें कि केवल जो 2 लोग हैं वो क्या करते हैं? F से पहले चीजें बाई करते हैं। तो इसका मतलब F की जो जगह बनती दिख रही है मुझे, वो यहां आ गई। F यहां आ जाएगा, F से टॉप में केवल 2 लोग हैं। फिर क्या बोला गया? ये बेटा क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन कहां पूछे जाता है? तो ये ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन है, ऑर्डर एंड रैंकिंग का ये टॉपिक है। तो एक क्वेश्चन देखो इससे बना के दिया है। अब पता नहीं इससे कितने क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओनली 1 पर्सन इज बाइंग बिटवीन D एंड G, केवल D और F के बीच में एक ही लोग होंगे बेटा। तो D और F के बीच में अगर सिर्फ एक लोग होंगे तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनती है। अगर F यहां दिख रहा है आपको, ठीक है, तो D यहां आ सकता है या फिर D टॉप पे भी आ सकता है। तो मैं काम करता हूं, एक और बना लेता हूं, यहां से D यहां पे F कर लेता हूं, ठीक है। उसके बाद 1 2, ठीक है, ऐसे कर लेता हूं मैं 1 2 3 4 5 6, यहां पे कहीं मिस कर दिया मैंने,
2 3 4 5 6 7, एक और बन जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएंगे। ठीक है, अब जरा देखते हैं आगे। उसके बाद क्या बोला गया, C is buying just before H। C H के जस्ट पहले बाई करता है, इसका मतलब कि C और H एक साथ होंगे बेटा, C और H एक साथ होंगे, ठीक है ना। 1 person between C and D। अब जरा देखो C और D के बीच में अगर एक लोग हैं तो इस डायग्राम में देखें तो यहां पर अगर मैं बनाऊं, ठीक है, यहां पर अगर मैं बनाता हूं तो C और D के बीच में कितने लोग होंगे, एक लोग होंगे, तो इसका मतलब C इसमें यहां आ जाएगा, ठीक है। और C अगर वहां आता है तो लास्ट में कौन आ जाएगा, H आ जाएगा। इसमें देखो C और D के बीच में सिर्फ कितने लोग हैं बेटा, एक। तो इस डायग्राम में अगर देखा जाए ये वाला, तो ये डायग्राम फेल हो जाएगा क्योंकि C यहां आ नहीं सकता, क्योंकि यहां पे कौन है, F है। तो ये डायग्राम नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला बिल्कुल सही चल रहा है। A is buying just before E। A जो है वो E के जस्ट पहले, इसका मतलब कि A होगा, उसके बाद जस्ट कौन होगा, E हो जाएगा। अच्छा, B is buying before G। B G के पहले बाई करता है लेकिन E के बाद। B जो है, ठीक है, E के बाद है और G के पहले। अब जरा देखो ध्यान से, C और H को अगर मैं बनाता हूं एक साथ, C और H की जो कहानी है वो एक साथ हो चुकी है। मैं एक बार इसको कंफर्म कर लेता हूं पूरा, जो अनयूजुअल डेटा है उसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए मैं नीचे वाला पूरा मिटाऊंगा, ठीक है। ये पूरा हटा देता हूं, ये खत्म हो गया पूरा, ठीक है। ये लास्ट में H था। अब देखिए जरा, इसको मैं बना रहा हूं, सब कुछ पढ़ लिया हमने, ठीक है, सब कुछ यहां पे क्लियर कर लिया है। अब देखो जरा, बोला गया इसमें कि जो A है E के जस्ट पहले आता है। अब देखो E के जस्ट पहले लगातार दो जगह मुझे कहां दिख रही है, वो फर्स्ट में दिख रही है। तो यहां A और E आने की बात तय हो गई है। फिर क्या बोला गया, अब आगे बढ़ते हैं। जो B है ना वो G के पहले आना चाहिए लेकिन E के बाद। अब ऑब्वियस सी बात है, तो B यहीं आएगा जो कि G के पहले होगा। तो इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन बनके आ चुका है। तो ये ऑर्डर एंड रैंकिंग का बेटा क्वेश्चन है, जिसको हम लोग कहते हैं कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको जितने लोग हैं, ऐसे 8 लोग टोटल है, तो 7 ये वाला डायग्राम बनाइए, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, जो ना बने उसको अलग से लिख लीजिए, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इससे क्वेश्चन क्या पूछा गया देखो जरा सा। अब इससे जो क्वेश्चन काफी सारे पूछे गए बेटा, 1 2 3 और 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इंपॉर्टेंट है भाई, ये देखो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं बना लूंगा इसको ताकि आंसर देने में मुझे आसानी हो। A है, फिर E है, E के बाद बेटा F था, B था, D था, G था, उसके बाद C और H था, ठीक है। फर्स्ट लाइन, हाउ मेनी पर्सन्स आर बाइंग देयर प्रोडक्ट आफ्टर D। D के बाद कितने लोग बेटा हैं, तो G, C और H 3 लोग हैं। आंसर आएगा इसका आंसर नन ऑफ दीज पे लगाना पड़ेगा क्योंकि 3 ऑप्शन में आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। आंसर आएगा इसका नन ऑफ दीज। हु अमंग द फॉलोइंग इज बाइंग जस्ट आफ्टर G। G के तुरंत बाद कौन है बेटा, C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि अगर सभी लोग जो हैं अरेंज किए जाएं अल्फाबेटिक ऑर्डर में, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, स्टार्ट फ्रॉम A, ठीक है। तो मैं काम करता हूं, इनको मैं लेफ्ट टू राइट अरेंज कर लेता हूं, तो कुछ इस तरह से आएगा A B C D E F G और H, ठीक है। ऐसा करने के बाद हाउ मेनी पर्सन्स रिमेनिंग एटलीस्ट सेम पोजिशन, A को छोड़कर कितने लोग हैं जो अपनी पोजीशन में अभी भी सेम है। तो सिर्फ H ही एक बंदा ऐसा दिख रहा जो लास्ट में अपनी पोजीशन पे है, क्योंकि A को तो हम इंक्लूड कर ही नहीं सकते। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, 1। आंसर आएगा इसका क्या, 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसका, फर्स्ट, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज बाइंग एग्जैक्टली बिटवीन D एंड F। D और F के बीच में कौन है, तो बेटा आंसर आएगा E। अच्छा, एक बार देखो, आप बना लेते हो तो कितना आसानी से आपके आंसर सही हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आपको ऐसे क्वेश्चन बनने चाहिए। लास्ट क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी पर्सन्स बिटवीन E एंड C। E और C के बीच में कितने लोग हैं, तो बेटा E और C के बीच में इसमें कौन कौन है भाई, तो E और C के बीच में काफी लोग दिख रहे हैं, 1 2 3 और 4 लोग दिख रहे हैं। तो आंसर आएगा इसका 4, जो कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन बेटा है, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो ये 32 क्वेश्चन आपका बन चुका है और मुझे नहीं लगा कि अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन था तो परेशान कर सकता था आपको, ठीक है। लास्ट में इनइक्वालिटी भी दे दी गई है। 3 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के दिए गए हैं क्योंकि 2-3 क्वेश्चन आपके सिलोगिज्म के दिए थे, तो आप इनइक्वालिटी भी पढ़ के जाएंगे, ठीक है। इनइक्वालिटी भी आपको पढ़ के जाना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, QS ठीक है। तो जरा Q से S की तरफ चलते हैं। तो Q से S की तरफ जाने पे क्या क्या साइन आ रहा है, ग्रेटर इक्वल इक्वल, प्रेफरेंस हम इसी को देंगे, वो हमको यहां नहीं दिख रहा, तो फर्स्ट भी गलत हो जाएगा और सेकंड तो इक्वल आ गया तो गलत ही होगा। लेकिन ध्यान से देखो, इन दोनों को मिलाते हैं, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं मिलाऊंगा
तो इन दोनों को मिलाने पे क्या बन रहा है बेटा, ये चीज बन के आ रही है। तो आपका यहाँ क्या लग जाएगा, पहले वाले क्वेश्चन में ईदर और लग जाएगा, ईदर और। ठीक है, आपने अगर पढ़ा होगा इसको तो आप इसको समझ जाओगे। ईदर और का कंसेप्ट यहाँ पे बन के दिख रहा है। सेकंड देखो, जे से क्यू अगर चलते हैं तो जे से क्यू अगर मैं जाऊंगा तो देखो जे से क्यू में साइन क्या क्या आ रहा है, पहले लिख लेता हूं, लेस देन, इक्वल, लेस देन इक्वल और लेस देन इक्वल। प्रेफरेंस किसको देंगे बेटा, लेस देन को देंगे। क्या वो यहां दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा, तो ये बिल्कुल सही है। एल से आर की तरफ चलते हैं अगर हम, तो एल से आर की तरफ जाने पे हमको क्या दिख रहा, साइन ऑपोजिट हो जाना। देखो एक ये साइन, एक ये साइन, फिर ये साइन ऑपोजिट हो गया। अगर साइन ऑपोजिट हो जाएगा तो फिर ये गलत हो जाएगा, अपने आप गलत हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ओनली वन। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट, इसका आंसर आ जाएगा बेटा ईदर और, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड। और लास्ट में क्या बेटा, जी से एक्स चलते हैं। जी से एक्स में दो साइन दिख रहे हैं आपको, एक साइन यहां बना दे रहा हूं मैं, एक साइन दिख रहा है आपको ग्रेटर का और एक ग्रेटर इक्वल का। प्रेफरेंस किसको देंगे, ग्रेटर को, जो कि यहां दिख रहा है, पहला सही है। ओ से एम अगर चलते हैं, ओ से एम, तो ओ से एम जाने पर देखो क्या क्या साइन दिख रहा है। ठीक है, ओ से मैं ऊपर लिख रहा हूं, साइन क्या दिख रहा है, ग्रेटर, इक्वल, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल। प्रेफरेंस किसको देंगे, ग्रेटर को। क्या वो ग्रेटर यहां दिख रहा, तो बिल्कुल यहां दिख रहा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, एम ओ, यानी कि दोनों के दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा इसका, ई वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 35। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इनइक्वालिटी आपको पढ़ना है एग्जाम से पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, तो मैं आपको इनइक्वालिटी का पूरा टॉपिक आपको यहाँ पे समझा दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने पूरी कहानी को समझ लिया। अब मैं इस पूरी कहानी को खत्म करूं उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं आपको क्या क्या पढ़ के चलना है। आपको ब्लड रिलेशन नहीं पूछा गया था, लेकिन ब्लड रिलेशन आप पढ़ के जाइएगा। डायरेक्शन डिस्टेंस आपको पढ़ के चलना है, आपको सिलॉक्स पढ़ के जाना है आपकी बार एग्जाम में। इसके अलावा आपको एक सिटिंग पजल्स, वो तो आनी ही आनी है। ठीक है, सिटिंग पजल और सबसे इंपॉर्टेंट अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, ब्लड रिलेशन सॉरी ऑर्डर एंड रैंकिंग आप पढ़ सकते हैं चाहे तो। ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग भी पढ़ सकते हैं। बस ये आपका सिलेबस है जो आपके आने वाले एग्जाम में आने वाला है, तो आप काफी इंपॉर्टेंट है ये, अच्छे से पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा। उम्मीद करता हूं आज का ये सेशन आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ये सेशन समझ में आया है, आपको अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक जरूर करना बेटा, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। अगली क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने लेके आऊंगा। तब तक मिलते रहिए, पढ़ते रहिए और कहानी अपनी अच्छे तरीके से कवर करते रहिए और एग्जाम को क्वालिफाई करिए। आई विश यू ऑल वेरी 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 बेस्ट ऑफ लक कि आप अच्छे से एग्जाम दें, आपका एग्जाम क्लियर हो, रीजनिंग आपकी 35 पूरे 35 आ जाए। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना, सुरक्षित रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।